तो आज का जो सेशन है वो लर्निंग बैच 1 बियॉन्ड सेल्फ का पहला सेशन है। और आज जो हम टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे वो हम कोशिश करेंगे कि शेयर मार्केट क्या होती है। तो जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि शेयर मार्केट क्या है तब तक आप काम कैसे करोगे, है ना। तो आज का टॉपिक पूरा का पूरा ये इसी बात पर फोकस करेगा कि शेयर मार्केट क्या है। सिर्फ शेयर मार्केट क्या है, इसके आगे नहीं, इसके पीछे नहीं। ठीक है। तो एज ऑलवेज जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत जो है वो डिस्क्लेमर के साथ करता हूं। तो डिस्क्लेमर जो है वो ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। इनफैक्ट मैं सेबी रजिस्टर्ड तो छोड़िए, मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ। समझे। तो भाई मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ, कोई ट्रेनर नहीं हूँ। ठीक है। मैं आप जैसा एक आदमी हूँ। ठीक है। और मैंने कहीं से कोई फॉर्मल एजुकेशन फाइनेंस की नहीं ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे ये क्यों लिखते हो बार बार, है ना। तो इसके लिखने के पीछे भाई एक मकसद है। वो मकसद ये है कि अगर मैंने बिना फाइनेंस की कोई फॉर्मल एजुकेशन लिए एक लेवल पे जाके कुछ सीख लिया है, तो आप भी अगर कोई फॉर्मल नॉलेज नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप भी सीख सकते हो, है ना। तो इसलिए मैं ये लिखता हूं। और दूसरा ये कि आप ये समझ जाएं कि आपको आप ही जैसा कोई आदमी बता रहा है, कोई बहुत एजुकेटेड या लर्नेड आदमी नहीं बता रहा है। ठीक है। मैं आपके साथ सिर्फ अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, कभी भी नहीं देता हूं। ये आपको मालूम है, ये मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूं कि मैं कभी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। एक लास्ट वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोगों की बहुत मोहब्बत है मेरे साथ, लेकिन मैं फिर भी आपको बार बार ये बात कहता हूं कि आप नॉलेज गेन करने के लिए जहां से भी, जिस किताब में से, जिस चैनल में से, जिस ग्रुप में से आपको सीखने को मिले वहां पर जाइए और सीखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है। कभी भी कोई एक आदमी ऐसा नहीं हो सकता जो आपको सब कुछ सिखा दे। ठीक है। उसके लिए अगर आपको बहुत कुछ सीखना है तो बहुत सारे लोगों के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि एक एक हदीस के लिए जो हमारे बुजुर्गान दीन है उन्होंने बड़े लंबे लंबे सफर तय किए हैं। और उन्होंने तब उस हदीस को जाके कंफर्म किया है कि वो सही है या गलत है। तो सेम इज एप्लीकेबल हियर कि आप जो हैं वो जहां से जो इल्म मिले उसको सीखें, वो आपके जिंदगी में काम आएगा ही आएगा, इसमें कोई हर्ज वाली बात। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले और बातें करें, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भाई इस लर्निंग बैच का पर्पस क्या है। तो लर्निंग बैच के पर्पस की अगर बात करें तो उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह इस कोर्स के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि शेयर मार्केट का बेसिक क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होती है। आप ये समझ जाओगे कि टेक्निकल्स क्या होते हैं, फंडामेंटल्स क्या होते हैं। और आप इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अपनी कॉल खुद जनरेट करने काबिल हो जाओगे, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि आप बोलो फैसल भाई मुझे कॉल दे दो, आप फला आदमी से बोलो भाई मुझे कॉल दे दो, बड़ी फला आदमी से बोलो, किसी पेड ग्रुप में जाओ, किसी स्पैम ग्रुप में जाओ जहां पर कॉल शेयर की जाती हैं। तो कोशिश ये रहेगी इंशाअल्लाह कि जब ये कोर्स कंप्लीट होगा, जब ये हमारा लर्निंग बैच 1 कंप्लीट होगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई कॉल कैसे जनरेट की जा सकती है, चाहे वो ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो, वो आपकी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ड्यूरेशन क्या रहेगी? तो ड्यूरेशन ये रहेगी कि शुरू में तो मैंने देखिए ऐसा प्लान किया है कि वीकली सिर्फ एक सेशन रहेगा, यानी कि या तो सैटरडे या संडे। मैं क्योंकि ये बैच थोड़ा सा स्पेशल है, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सबका बैकग्राउंड जानता हूं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए हैं, तो इसलिए मैं ये नहीं करूंगा कि बहुत तेजी से भागूं, क्योंकि मुझे आपको बताना मकसद नहीं है। मेरा मकसद आपको बताना नहीं है, मेरा मकसद आपको सिखाना है।
ठीक है। सिखाने में और बताने में फर्क होता है। बताने में क्या है कि मैंने अपना नॉलेज को सारा एक कटोरे में लिया, उसको घोला और आपको पिला दिया। आपको उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा वो मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि आपकी समझ में आए। तो शुरू में एक सेशन रखेंगे वीकली, सैटरडे या संडे, जिस दिन भी मैं अवेलेबल रहूंगा इंशाल्लाह मैं बता दूंगा और उस दिन हम सेशन रखेंगे। और उसके बाद एक हफ्ते का ब्रेक रहेगा। आप आराम से समझिए चीजों को और रिपीट करके वीडियो देखिए, समझिए, जो टर्म यूज हुए हैं उनको गूगल करिए और उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। ठीक है। अगले हफ्ते तक आपको ये 5-6 दिन मिलेंगे कि आप उनको अच्छे से समझ जाएं। ठीक है। जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि शायद एक सेशन की जगह हम सैटरडे संडे 2 सेशन लें, लेकिन वो तभी होगा जब आपको अच्छे से समझ में आए। अच्छा, सेशंस कब होंगे? देखो, सैटरडे संडे मेरी छुट्टी रहती है, तो सैटरडे होगा, संडे होगा सेशन, या फिर किसी एक बीच में कोई छुट्टी होगी तब रहेगा। लेकिन वो ये डिपेंड करता है कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या रहती है। आप लोग मतलब अगर हो सकता है वो बहुत सारे लोगों की छुट्टी ना हो, उस दिन मेरी छुट्टी हो, तो भाई मैं सेशन नहीं रखूंगा। जैसे मैंने बोला ना, मेरा मकसद आकर आपको बताना नहीं है, मेरा मकसद आपको सिखाना है। तो अगर मैं रहूं और आप ना रहें तो कोई फायदा नहीं। टाइम क्या रहेगा, ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है। कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा जल्दी रखो, थोड़ा लेट रखो। तो मैं जहां पर रहता हूँ, बहुत एक्सट्रीम नॉर्थ में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ तो रात बहुत जल्दी होने लगी है आजकल। 6 बजे हमारे यहाँ जो है वो 5:30 बजे के आसपास जो है वो सूरज छुप जाता है। तो लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट करके सोचा है कि शायद 9 बजे का टाइम जो है वो बेस्ट सुटेबल टाइम है। कुछ लोगों को थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ेगा हफ्ते में एक दिन। तो आप प्लीज थोड़ा सा उसको कंसीडर कर लीजिएगा कि आप उसको आगे पीछे कर लें। ठीक है। ये हो गई इस कोर्स के बारे में बात। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं भाई कि अभी तक इस लर्निंग बैच से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है। कम्युनिकेशन कहाँ पर होगा? भाई कम्युनिकेशन आप यहीं पे करिए अरशद भाई। आप कमेंट करिए, इंशाल्लाह मैं सारे कमेंट पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी कमेंट हैं वो मैं पढूं और आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूं। ठीक है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपके डाउट पूरे क्लियर किए जाएंगे। इवन सेशन के बीच में भी आपके डाउट पूरे क्लियर करने की कोशिश की जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है। एक्सपेक्टेशन क्या है? देखो, आपकी एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीदें अगर मुझसे ये हैं कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊं, तो मेरी भी आपसे कुछ उम्मीदें हैं, है ना? मेरी भी कुछ उम्मीदें या एक्सपेक्टेशन आपसे है। तो मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है, सबसे पहले तो आप सीरियस हो जाइए। मतलब आप ये समझिएगा कि अगर आप ये समझते हैं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, अगर आप ये समझते हैं, है ना, तो आप में से, मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूं, आप में से जो लोग ये समझते हैं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, चलो ऐसे मान लेते हैं, है ना, कुछ लोग नहीं भी समझते होंगे, कोई बात नहीं। तो अगर आप में से कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, तो आप लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैं बता दूं कि मुझे नहीं मालूम मैं अगला लर्निंग बैच कब शुरू करूंगा। ये यूट्यूब तो कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह, और मैं इस पे अपने वीडियो पोस्ट करता रहूंगा। बट आप लोगों को मुझसे लाइव इंटरेक्शन करने का मौका कब मिलेगा, इसकी मैं गारंटी आपको नहीं दे सकता। तो इसलिए ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप समझते हो कि मुझसे सीखना है, तो आप थोड़ा सा सीरियस रहिएगा। ठीक है। दूसरी बात, आप अपने आप से ईमानदार रहिएगा। मतलब आप खुद सोचिए कि आपने जो सीखा है क्या वो आपको समझ में आया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको समझ में आया कि नहीं है। आप खुद सोचिएगा कि मैंने जो सीखा है, क्या वो उस सेशन में जितनी बात हुई उसमें से मुझे कितना परसेंट समझ में आया। ठीक है। इस कोर्स का मकसद, जैसे मैंने पहले बताया, वो आपका फायदा है। मुझे आपको बताने में कुछ मजा नहीं आ रहा है, या मुझे अपनी, आपको पता है ना, मैं कोई ऐसी व्यूअरशिप नहीं बढ़ानी है। मेरा मकसद है कि आप लोग में से अगर 100 लोग, 150 लोग भी फैजियाब हो सकें और ये समझ सकें, आगे आने वाली अपने दोस्तों को, फैमिलीज को सिखा सकें, तो मतलब मुझे इससे बढ़िया और कोई बात नहीं लगती। ठीक है। आप लोग कोशिश करें कि सारे सेशन ज्वाइन करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं अकोमोडेट कर सकूं। और आप लोग भी कोशिश करें कि भाई सारे सेशंस आप लाइव ज्वाइन करें, क्योंकि जो लाइव में डाउट क्लियर होते हैं ना, वो आप रिकॉर्डिंग में नहीं कर सकते। बट हाँ, बात सही है, कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिनकी कुछ मजबूरियां होंगी, जॉब की रिक्वायरमेंट होती है इधर उधर, कभी ट्रैवल होता है, तो ठीक है, वो आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लें तो भी कोई हर्ज नहीं है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेरी क्लियर करें हर सेशन में, तो आपको आगे बढ़ने में
हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये मेरी उम्मीदें हैं आपसे, इंशाल्लाह आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहली बात सबसे पहले करते हैं, वो है जो हमने आज तक सबने सुना है कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, सट्टा मार्केट है। तो भाई ट्रेडिंग ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, ट्रेडिंग सट्टा मार्केट नहीं है। ठीक है, अगर आप शरिया पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ट्रेडिंग अलाउड है कुछ कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या है, वो आप अपने किसी नज़दीकी आलिम से कंफर्म करिए। बहुत सारे ऐप हैं जहां पर आप जाके वहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। ठीक है, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कैन नॉट मेक यू रिच ओवरनाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से जो भी आदमी इस वक्त बैठा हुआ मेरी बात सुन रहा है और वो ये सोच रहा है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, तो ये आपकी सोच गलत है। आप इस सोच को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप रातों रात अमीर नहीं बन सकते हैं। रातों रात का मतलब हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में आप अमीर नहीं बन सकते हैं। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आपको जिस तरीके से किसी बिजनेस को ग्रो करने में टाइम लगता है, उसी तरीके से ट्रेडिंग का जो आपका पोर्टफोलियो है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। ठीक है, तो लालच को अपने से दूर रखिए, ग्रीडी मत बनिए। अल्लाह ने जितना आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलेगा, आराम से मिलेगा। ठीक है, लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं अपने हर सेशन में कहता हूं कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना पार्टनर बनाइए और अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा, ये ज़कात के अलावा है। कभी आप बोलो कि मैं ज़कात की बात कर रहा हूं, वो तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है। ज़कात के अलावा अपने हिस्से का, अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा आप जरूर किसी को दें। कितना दें, कोई लिमिट नहीं है। चाहे आप 0.1% दें, 10 पैसे दें, चाहे आप 20 पैसे दें, चाहे 50 पैसे दें, ये मेरा मामला नहीं है, ये अल्लाह का और आपका मामला है। किसी भी गरीब आदमी को दें, चाहे कुछ भी दें। ठीक है, वो आपका एक तरीके से हदिया हो गया। ये सदक़े की बात नहीं, हदिये की बात है। तो ये आप किसी को भी दे सकते हैं, अपनी फैमिली को भी दे सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं, कोई मोहल्ले में अजीज है उसको दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, चलो भाई। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि शेयर मार्केट क्या होती है। शेयर मार्केट क्या होती है बेसिकली, ये जो है ना, ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि शेयर मार्केट क्या होती है और शेयर मार्केट क्या कहलाती है। बट एक्चुअल में मैं आपको बोलूं कि शेयर मार्केट क्या होती है। ओके, तो भाई ऐसा है, जहां पर कपड़ा बेचा जाता है उस मार्केट को कहा जाता है कपड़ा मार्केट। जहां पर सब्जी बेची जाती है उसको कहा जाता है सब्जी की मार्केट। जहां पर गन्ना बेचा जाता है उसको कहा जाता है गन्ने वाली मार्केट, गुड़ वाली को गुड़ वाली, चीनी वाली को चीनी वाली। तो जहां पर शेयर बेचे जाते हैं उसको कहा जाता है शेयर मार्केट। है ना, बड़ी आसान सी बात है ना। हर मार्केट के करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, जब आप सब्जी मंडी में जाते हैं तो कुछ सब्जियां जो बिकती हैं वो बिकती हैं किलो के हिसाब से, कुछ सब्जियां बिकती हैं गिनती के हिसाब से, कुछ फल बिकते हैं किलो के हिसाब से, कुछ सब्जियां बिकती हैं किलो के हिसाब से, कुछ फल बिकते हैं किलो के हिसाब से, कुछ फल बिकते हैं गिनती के हिसाब से। इवन स्टेट टू स्टेट में फर्क आता है। कुछ जगह से सॉरी केले जो हैं वो और संतरे जो हैं वो किलो में बिकते हैं, कुछ जगह केले और संतरे जो हैं वो काउंट करके बिकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे खुद एक्सपीरियंस है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया है और बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ कि ये चीज़ सच है। आप लोग भी जानते हैं ये बात। तो इसी तरीके से शेयर मार्केट में हर जगह के अपने अपने, हर मार्केट के अपने अपने उसूल होते हैं। इसी तरीके से शेयर मार्केट में शेयर को खरीदने और बेचने के उसूल है। शेयर मार्केट में बेसिकली क्या होता है, किसी कंपनी की जो हिस्सेदारी को बेचा जाता है उस जगह को शेयर मार्केट कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे आप अगर कभी किसी सब्जी मंडी वाली मार्केट में गए हो तो वहां पे आप देखोगे एक रजिस्टर रहता है, एक मुंशी बैठा रहता है, एक बोली लगती है। हाँ भाई, 51 1, 51 2, 51 3 बोली छुट गई। ये मैं सब लाइव देख चुका हूं भाई, तो आप लोग भी ये सब लाइव देख चुके होंगे। इसी तरीके से
शेयर मार्केट में भी बोली लगती है। खरीदो फरोख्त होती है, बिल्कुल ऐसे ही होती है। जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे से मैच कर जाते हैं, वहां पर सौदा जो है वो फिक्स हो जाता है। मैं किसी कंपनी का शेयर 50 रुपए में बेचना चाहता हूं और सामने वाला किसी कंपनी का शेयर 50 रुपए में खरीदना चाहता है, तो हमारा मामला तय हो गया, हमने अपना हिस्सा सेटल कर लिया। सब्जी मंडी में जब आप कोई चीज बेचते हो और आप कोई चीज खरीदते हो, तो उसके ऊपर जो मुंशी है वो आपसे कुछ पैसे लेता है। अगर आपको नहीं मालूम तो ये बात आप पूछिएगा सब अपने सब्जी वाले से। वो कुछ पैसे लेता है, 10 20 50 रुपए। वो किस बात के पैसे लेता है कि भाई आप मेरी मंडी में आए, यहां से आपने खरीदा और यहां से आपने बेचा, तो मेरा ये टैक्स है। इसी तरीके से जब आप शेयर मार्केट में खरीदो फरोख्त करते हैं, तो आपको वहां पर ब्रोकरेज देना पड़ता है। ठीक है, तो ये शेयर मार्केट होती है बेसिकली। मेरे ख्याल से अब तक आपकी समझ में बात आ गई होगी। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसी कंपनी को शेयर मार्केट में जाने की जरूरत क्यों पड़ती है ना। नंबर एक। नंबर दो, क्या सारी कंपनी शेयर मार्केट में जाती हैं अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए? इसका जवाब अब हम देते हैं। तो क्या होता है बेसिकली कि कोई कंपनी है, मान लो आप ऐसा समझ लो कि एक फैक्ट्री है जो चल रही है बहुत अच्छे से, और उनके पास बड़ी अच्छी क्या कहना चाहिए, ऑर्डर आए हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग के, और वो बना रहे हैं और बेच रहे हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि अचानक से उनको लगता है कि यार हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ गई है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ गई है। तो हमें क्या करना है कि अभी तक हम एक भट्टी से काम चला रहे थे, अब हम दो भट्टियां लगाएंगे। ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि उसके लिए चाहिए पैसा। तो ये जो एक भट्टी से दो भट्टी लगाने का काम है, या एक मशीन से दो मशीन लगाने का काम है, ये कहलाता है कैपेसिटी एक्सपेंशन। कैपेसिटी एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि आप जिस कैपेसिटी पे काम कर रहे थे उसको आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उसको आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, इसके लिए चाहिए होता है पैसा। ठीक है। तो एक रीजन तो ये हो गया कि भाई जब कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करती है, अपनी ताकत को बढ़ाती है, प्रोडक्शन की ताकत को बढ़ाती है, जैसे पहले वो 100 चीजें बना रही थी, अब बनाने लगी 500, तो जो बढ़ाने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है कैपेसिटी एक्सपेंशन, और उसके लिए चाहिए होता है पैसा। तो वो पैसा कंपनी कहां से लाए? ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, डेट पेमेंट। डेट क्या होता है? डेट होता है कर्जा। बहुत सारी कंपनी ऐसी है कि वो कर्जा लेके अपना कारोबार चलाती रहती हैं, बट एक स्टेज ऐसी आती है कि उनका कर्जा इतना बढ़ जाता है कि उनको लगता है कि हम प्रॉफिट तो बना रहे हैं, लेकिन हमारे प्रॉफिट का अच्छा खासा हिस्सा जो है वो हमारे कर्जे को अदा करने में जा रहा है, डेट पेमेंट के अंदर हमारा कर्जा जो है जा रहा है। तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं चलो हम अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं, इस कर्जे को खत्म करते हैं, भले से हमारी हिस्सेदारी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन हमारा जो हर महीने का पेमेंट है वो कम हो जाएगा, और हमारा जो कर्जा बढ़ता चला जा रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो क्या है ये कि कंपनी जो है, कंपनी के पास ऑर्डर हैं, कंपनी के पास फैसिलिटी है प्रोडक्शन के लिए, बट कंपनी के पास पैसे नहीं है बिजली का बिल देने के लिए, एम्प्लॉय की सैलरी देने के लिए। ठीक है, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, आपने माल बेचा था उसका पैसा नहीं आया, या आपका माल फंसा हुआ है यहीं आप, या कहीं कहीं आप लीगल किसी केस में फंस गए, तो आपके पास ऑर्डर तो हैं, आपकी फैक्ट्री भी चल रही है, लेकिन आपके पास अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो कहलाते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। उसके लिए कंपनी बोलती है चलो एक हिस्सेदारी सॉरी बेच देते हैं, और हम क्या कहना चाहिए, सॉरी, हिस्सेदारी बेच देते हैं और हम अपना काम चला लेंगे। तो ये सारे के सारे जो तीन हैं, या और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके लिए कंपनी जो है वो प्लान करती है फंड रेजिंग। फंड रेजिंग क्या कहलाती है? फंड रेजिंग होती है पैसा इकट्ठा करना, इनमें से किसी एक वजह के लिए पैसा इकट्ठा करना, इनमें से किसी एक या सारी, या इसके अलावा कोई और वजह जिसके लिए कंपनी को पैसा चाहिए, वो पैसा इकट्ठा करना जो है वो कहलाता है फंड रेजिंग। अब फंड रेजिंग कहां से आती है? पैसा कौन देगा? देखो, पैसा देने के लिए दुनिया भर में सबसे आगे जो रहता है वो रहता है बैंक। क्यों? क्योंकि उनका कारोबार ही इस पे चलता है, लोन देने पे।
उधार देने पे ही उनका कारोबार है। अगर कंपनी बैंक से लोग उधार लेना बंद कर दें तो उनका कारोबार जो है वो हो जाएगा ठप। ठीक है, तो नंबर एक ऑप्शन ये रहता है कंपनी के पास कि वो बैंक के पास जाए, बैंक से कहे भाई आप हमें लोन दो। लेकिन लोन अगर लेते हैं तो आपके पास, आपको पता है कि आपके ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा और फिर आपकी प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन जो बचता है वो बचता है कि आप अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेच दें। अब हिस्सेदारी बेचने के लिए जो कहलाता है स्टेक सेल। अब हिस्सेदारी बेचने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है हिस्सेदारी बेचने का कि आप अपने किसी यार दोस्त को, अपने किसी फैमिली वाले को, या कोई बड़ा बिजनेसमैन है उसके पास जाओ, कहो सर हमारे पास ये हमारे हालात खराब हो रहे हैं या हमें पैसा चाहिए, हम हिस्सा बेचना चाहते हैं, आप हमारा हिस्सा ले लो। तो क्या होगा, वो आपसे हिस्सा लेगा अपनी कंडीशन पे। वो बोलेगा भाई साहब 25% हिस्सा लूंगा, 5 करोड़ रुपए दूंगा। आपको पता है ये 5 करोड़ का माल नहीं है, ये 50 करोड़ का है और ये 5 करोड़ में ले रहा है आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर, क्योंकि उसको पता है कि आपको पैसा चाहिए। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये हो गया, लेकिन इस ऑप्शन में आपके पास है प्रॉब्लम। दूसरा ऑप्शन जो होता है, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मैं सारे ऑप्शन की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो टॉपिक नहीं है और वो हमारा मकसद भी नहीं है। तो दूसरा जो ऑप्शन होता है, या एक और ऑप्शन जो होता है, वो ये होता है कि कंपनी अपनी शर्तों के ऊपर, अपनी वैल्यूएशन के ऊपर, वैल्यूएशन क्या होती है कि मैं ये बताता हूं कि मेरी शेयर के जो 1% हिस्सेदारी है, या मेरी शेयर, मेरे कंपनी की जो 0.001% हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी की कीमत जो है वो 500 रुपए है। ये मेरी कंडीशन है, आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। ठीक है, तो अपनी कंडीशन के ऊपर कंपनी जो है वो ये डिसाइड करती है कि हम अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेंगे। ठीक है, ये होगी दूसरी तरीके की हिस्सेदारी। अब हम आगे बढ़े, इससे पहले आप मुझे चैट में लिख के बताइए क्या आपको अभी तक का सब कुछ समझ में आया, क्योंकि नेक्स्ट जो स्लाइड है वो स्लाइड है शेयर मार्केट के बारे में। अभी तक सबको सब कुछ क्लियर है? समीर भाई, अरशद भाई, मोहम्मद अहमद शरीफ भाई, हसीबुद्दीन भाई, आप लोग मुझे मैसेज करके बताएं चैट के अंदर सबको सब कुछ क्लियर है? ओह, आप लोग हैं मेरे साथ? क्लियर है भाई सबको सब कुछ? शुक्रिया उमर भाई। और किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल है तो बताए, इंशाल्लाह। आप लोग एक्टिव रहिए थोड़ा, मतलब बातें चीतें करते रहिए, कोई सवाल है तो पूछते रहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए। ठीक है, तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप लोग हैं। ठीक है, क्लियरली अंडरस्टूड। चलो साहब, 4-5 लोगों ने कंफर्म कर दिया, काफी है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आता है कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है। ठीक है, अब हमने क्या ऑप्शन देखा कि उस बंदे ने ये डिसाइड किया जिसका क्या कहना चाहिए, जिसको पैसा चाहिए था कि भाई मैं अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करूंगा, यानी कि मैं अपनी जो हिस्सेदारी बेचूंगा ना, वो हिस्सेदारी मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं बेचूंगा, मैं शेयर मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बेचूंगा। ठीक है, अब मसला ये आता है कि क्या कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा उठ के जाए और जाके शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट कर दे और हिस्सेदारी बेच दे? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कौन बैठा है? उसके लिए बैठे हैं बड़े चाचा। बड़े चाचा कौन है? बड़े चाचा हैं सेबी। तो सेबी से आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई मैं अपनी कंपनी को आपके एक्सचेंज पर लिस्ट करना चाहता हूं, और उसके बाद
क्या कहना चाहिए, आप मुझे बताएं क्या मैं अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकता हूं। तो क्या ये एप्लीकेशन सिंगल पेज पे होती है? नहीं, ये एप्लीकेशन आपको बाकायदा प्रॉपरली देनी पड़ती है। उसमें 3 साल के रिजल्ट होते हैं, बहुत लंबा चौड़ा रिक्वायरमेंट होता है जो कहलाता है DHRP प्रोस्पेक्ट्स। वो आप जमा करते हो और वो जमा करने के बाद सेबी उसको पढ़ता है, रिव्यू करता है। अगर उनके कोई क्वेश्चन होते हैं तो वो क्वेश्चन पूछता है, और अगर उनके क्वेश्चन का सही जवाब नहीं मिलता है तो वो कहते हैं नहीं भाई आप लिस्ट नहीं कर सकते हो, और अगर उनको सब कुछ सही लगता है तो वो आपको अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ भाई आप लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर वो कंपनी जो है अपने शेयर को लिस्ट करने के लिए अपना आईपीओ लेके आती है। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल का मतलब होता है सबसे पहले। तो सबसे पहली जो पब्लिक को अपने शेयर खरीदने का मौका दिया जाता है उसको कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा फला कंपनी का आईपीओ आने वाला है, फला कंपनी का आईपीओ आने वाला है। तो वो जो आईपीओ होता है वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कोई कंपनी मार्केट से पैसा उठाने के लिए, यानी कि अपनी हिस्सेदारी आपको और मुझे बेचने के लिए, अपनी हिस्सेदारी, चाहे वो हिस्सेदारी बहुत छोटी सी हो, आप समझ सकते हो ना वो कितनी छोटी हिस्सेदारी होगी। इतनी बड़ी अरबों खरबों डॉलर की कंपनी है और आपको वो 100 रुपए 50 रुपए की हिस्सेदारी बेच रही है, तो वो कितनी छोटी हिस्सेदारी होगी। बट हिस्सेदारी तो हिस्सेदारी होती है ना। आप 50 लोग मिलके थोड़ी थोड़ी लोगे तो वो बड़ी हो जाती है ना हिस्सेदारी। तो कंपनी के लिए तो सब बराबर हैं। तो वो कंपनी अपनी हिस्सेदारी जो सबसे पहले बेचती है वो कहलाती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और उसका एक प्रोसेस होता है। उसके लिए सेबी से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। सेबी क्या है? सेबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अथॉरिटी बनाई है, एक इंस्पेक्टर टाइप है जो रेगुलेटर कहलाता है। वो ये देखता है कि क्या कोई आदमी किसी इन्वेस्टर का, कोई कंपनी किसी इन्वेस्टर का नाजायज फायदा तो नहीं उठा रही है, कोई स्कैम तो नहीं चल रहा है। तो जब भी आपको जिंदगी में शेयर मार्केट में कोई परेशानी हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक बड़े पापा बैठे हैं जो आपकी मदद करने के लिए ही बनाए गए हैं, और उनका नाम है सेबी। ठीक है, वो पूरे कारोबार को देख के चलते हैं। अब जब सेबी है तो ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो सेबी असल में ऐसे है जैसे आपके स्कूल के हेडमास्टर। आप ऐसे समझिए, वो आपकी कॉपी चेक नहीं करते हैं, आपका एग्जाम नहीं लेते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल और हेडमास्टर कभी एग्जाम लेते हैं? नहीं। कभी कॉपी चेक करते हैं? नहीं। लेकिन उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? आपकी किसी टीचर से लड़ाई है, आपने बहुत अच्छा एग्जाम दिया और टीचर ने आपको नंबर कम दे दिया, आप किसके पास जाओगे? प्रिंसिपल के पास। सर जी देखो इसने प्रॉब्लम कर दी, फला टीचर से मैंने बदतमीजी करी थी, मैंने माफी भी मांग ली थी, लेकिन इन्होंने फिर भी मुझे नंबर कम दिए। ठीक है, तो एनएससी और बीएससी जो है वो हैं आपके टीचर, आप ऐसा समझ लो, और सेबी जो है वो है प्रिंसिपल। सेबी का काम है चीजों को ये देखना कि सारा काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, किसी स्टूडेंट को, किसी इन्वेस्टर को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, अननेसेसरी नुकसान, मतलब जानबूझ के। प्रॉफिट और लॉस तो देखो पार्ट ऑफ बिजनेस है, लेकिन किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एनएससी और बीएससी क्या करते हैं? वो आपको एक प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं, एक आपको प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पर जाकर आप अपने शेयर को खरीद और बेच सकते हो, क्योंकि सेबी खुद वो प्लेटफॉर्म फराहम नहीं करता है। क्या एक्सचेंज सिर्फ दो हैं? एनएससी और बीएससी। एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मैंने नीचे फोटो भी लगाया है। बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो क्या एनएससी और बीएससी के अलावा और एक्सचेंज नहीं है? नहीं, और एक्सचेंज भी हैं। दिल्ली एक्सचेंज भी है, कलकत्ता एक्सचेंज भी है, बहुत सारे एक्सचेंज हैं, लेकिन एनएससी और बीएससी ज्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। ज्यादातर कंपनी जो बड़ी कंपनी है वो एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्ट होती हैं। हाँ, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो सिर्फ एनएससी पे लिस्ट होती हैं, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो सिर्फ बीएससी पे होती हैं। बट जैसे मैंने पहले कहा, ज्यादातर कंपनी जो है वो एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्ट होती हैं। क्या आप एनएससी पे खरीद के बीएससी पे बेच सकते हैं? बिल्कुल। क्या आप बीएससी पे खरीद के एनएससी पे बेच सकते हैं? बिल्कुल। आप किसी भी एक्सचेंज पे खरीद के दूसरे एक्सचेंज पे बेच सकते हैं, उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये कहलाती है, जब सबसे पहले जो लिस्टिंग होती है वो कहलाती है
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होती है आपकी एनएससी और बीएससी पर। अब ये बताइए यहां तक आपको समझ में आ गया सबसे पहले लिस्टिंग कैसे होती है, एनएससी पे कैसे होती है और बीएससी पे कैसे होती है, समझ में आ गया सबको? कोई किसी का क्वेश्चन? देखो मैं बहुत आराम आराम से चलूंगा, जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि मैं बहुत आराम आराम से चलूंगा ताकि सबको बड़े अच्छे से समझ में आए। कोशिश करूंगा कि मैं किसी को भी ऐसा ना लगे कि वो पीछे रह गया। अफान भाई का सवाल है मंथली रिटर्न, मंथली आरओआई कितना है? अफान भाई जितना गुड़ डालो उतना मीठा। मंथली कोई गारंटी नहीं है आप कितना कमा सकते हो, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग है। कोई 5% कमाता है, कोई 7 कमाता है, कोई 15 कमाता है, कोई 20 कमाता है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप कितना कमाओगे, कि मुझे खुद नहीं पता कि आप कितना कमाओगे। हाँ मैं ये बात कह सकता हूं कि आप अगर मेहनत करोगे तो शायद आने वाले 1-2 महीने बाद जब हम इस ग्रुप को के खात्मे पर होंगे तब आप खुद ये बता सकोगे कि मुझे ये लगता है कि मैं इतना पैसा जो है वो पर मंथ बना सकता हूं शेयर मार्केट से। ये आप खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, एक साहब ने पूछा तालिब भाई ने कि कैपेसिटी एक्सपेंशन क्या होता है, तो मैं बता देता हूं। कैपेसिटी एक्सपेंशन में क्या होता है बेसिकली कि कैपेसिटी होती है किसी आदमी की ताकत, क्षमता, हिंदी में अगर बोलेंगे, उर्दू में बोलेंगे तो ताकत। अब कोई फैक्ट्री अगर 100 साइकिलें बनाती है, ठीक है, लेकिन उसके पास रेगुलरली ऑर्डर आ रहे हैं, महीने में उसकी 200 साइकिलें बिक रही हैं, तो उसको ये लगता है कि यार अगर हम अपनी फैक्ट्री को डबल कर दें, वर्कर बढ़ा दें, मशीनें बढ़ा दें, तो हम हर महीने 100 की जगह 200 साइकिलें बना सकते हैं, तो हमारी 200 साइकिलें बिक जाएंगी। तो उसने अपनी कैपेसिटी जो थी वो 100 साइकिलों की जगह 200 साइकिलों की कर दी। तो ये जो कहलाता है ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कहलाता है। और ये जो है क्या कहना चाहिए, आप जो है उसके लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम इलियास भाई, आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, जज़ाकल्लाह। मतलब मोहम्मद अरशद भाई का सवाल है, मतलब अगर मैं एनएससी का स्टॉक खरीदूं तो बीएससी पर भी खरीदने के जैसा होगा? बिल्कुल अरशद भाई, अगर कोई कंपनी दोनों एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट है, आप एनएससी पे खरीद के बीएससी पे बेच सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। बिकॉज यू सेड दैट वी कैन बाई इन एनएससी एंड सेल इन एनएससी एंड सेल इन बीएससी। हाँ हाँ बिल्कुल, बीएससी पे खरीद के एनएससी पे बेच दो, एनएससी पे खरीद के बीएससी पे बेच दो, कोई परेशानी नहीं है। कोई किसी किस्म का कोई किसी किस्म का इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके चलिए साहब, सो फार गुड, सबको समझ में आ गया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। आगे बढ़ते। अब दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट था जब कंपनी सबसे पहले अपने शेयर को लिस्ट करती है, एक्सचेंज पर लेके आती है। ठीक है, अब कंपनी ने लिस्ट किया, कंपनी ने अपने शेयर का प्राइस रखा, वो हम बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह अगले सेशन में। फेस वैल्यू क्या होती है, आईपीओ में शेयर की प्राइसिंग कैसे डिसाइड की जाती है, वो हम बाद में बात करेंगे। बट अब हम ये समझ गए कि सबसे पहले शेयर मार्केट में जो है कंपनी ने अपने शेयर को ला दिया है। ठीक है, कंपनी ने 50 करोड़ रुपए उठाने थे और कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी, और वो हिस्सेदारी बेचने के पास अपना 50 करोड़ रुपया लेके वो निकल गए मार्केट से। अब अगर वो शेयर लिस्ट हुआ था 50 रुपए पे और वो शेयर भाग जाता है 100 रुपए पे आईपीओ के बाद, तो भाई इससे कंपनी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप ये समझो, कंपनी ने अपनी जो हिस्सेदारी बेची थी, जितने पे उन्होंने डिसाइड किया था कि हमें इतने पे बेचनी है, उतने पे उन्होंने बेच दी। आईपीओ में एक चीज और होती है कि ऊपर की लिमिट और नीचे की लिमिट डिसाइड होती है। मतलब कंपनी ये कहती है कि भाई मैं अपना शेयर जो है मिनिमम 300 रुपए में बेचूंगी और मैक्सिमम 350 में। ऐसे ऐसे होता है, मिनिमम भी डिसाइड होता है और मैक्सिमम भी डिसाइड होता है, दोनों तय होता है, जो पहले से तय होता है। ठीक है, तो कंपनी जब अपना शेयर बेच देती है और अपना फंड इकट्ठा कर लेती है, तो कंपनी वापस अपना काम करने लगती है कि भाई हम जो हैं वो मार्केट में अपनी लिस्ट करवा चुके हैं कंपनी। अब हमारा काम क्या है कि जो सेबी के कानून हैं, सेबी की जो रेगुलेशंस हैं, कि आप अपना जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो तो आप उसको बताएं सेबी को कि भाई हमने शेयर खरीदे हैं, या हमारा रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट आप दें क्वार्टरली। आपने अगर हर क्वार्टर में आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई हमारी कंपनी में इतने इतने हिस्सों की, इतने इतने लोगों की हिस्सेदारी है, जो कहलाता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। और अगर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन न्यूज है जो आपके शेयर प्राइस को
इम्पैक्ट कर सकती है। जैसे मान लो आपका किसी के साथ मर्जर की बातचीत चल रही है कि भाई हम फला कंपनी में मिल जाएंगे, या हम अपने आप को बेच रहे हैं, या कोई कंपनी हमें खरीदने में इंटरेस्टेड है, या हम किसी कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो अगर वो सारी की सारी चीजें जो है क्योंकि आपके शेयर प्राइस को इम्पैक्ट करेंगी, तो वो अगर ऐसी कोई इवेंट है तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारी चीजें बताएं एक्सचेंज को, ताकि पब्लिक को पहले से पता हो। ठीक है, ये कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार कंपनी जब लिस्ट हो गई, ग्रे मार्केट, अच्छा रुक जाता हूं थोड़ी देर के लिए, एक सवाल आया। आईपीओ तालिब भाई मैंने समझा दिया, आप एक बार दोबारा वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, मेरे ख्याल से कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आईपीओ होता है सबसे पहले जब कंपनी अपने शेयर को लिस्ट करती है एक्सचेंज के ऊपर, तो उसे आईपीओ कहते हैं, जो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, टेक्नोलॉजी हेवन 7, मुदस्सिर शेख भाई आप दोबारा से देख लेंगे शुरू की 2-4 बातें, मैंने 5-10 मिनट तो नॉर्मल से बैच से रिलेटेड बातें करी हैं, तो उसमें समझाने वाला कुछ खास नहीं है, इंशाल्लाह वो आपकी समझ में आ जाएगा। ग्रे मार्केट क्या होता है? तो ग्रे मार्केट बेसिकली क्या होता है टेक्नोलॉजी हेवन 7 भाई, वो ये होता है कि आपने आईपीओ में अप्लाई किया, पॉसिबिलिटी है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, आपको मिले ना मिले, है ना। तो लोग जो है, पता है कि भाई लिस्टिंग होगी 350 का, मान लो मैक्सिमम प्राइस था, बट उसकी एक्चुअल वैल्यू जो पब्लिक समझती है वो समझती है 500 रुपए, है ना। तो वो जो 350 और 500 के बीच का गैप होता है, यानी कि 150 रुपए का जो आपको वैल्यूएशन का डिफरेंस है, वो कहलाता है आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम। ठीक है ना। तो वो जब लिस्ट होती है कंपनी सबसे पहली बार, वर्सेस जो मैक्सिमम प्राइस होता है उसका जो डिफरेंस होता है, जो स्पेकुलेटिव होता है प्योरली, उसे आप कह सकते हो कि वो एक तरीके की सट्टा मार्केट है, क्योंकि वो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है, वो कहलाता है ग्रे मार्केट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आईपीओ पे हमने ज्यादा फोकस कर लिया, मेनली आईपीओ तो वंस इन ए वाइल आता है और मिलता भी नहीं है अक्सर और बेशतर अच्छी कंपनी का। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मली शेयर मार्केट कैसे काम करती है। तो नॉर्मली क्या होता है, देखो जैसे मैंने बताया कि एनएससी बीएससी जो है वो आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं आपकी शेयर की खरीदो फरोख्त के लिए। ठीक है, अब क्या है कि हर कोई एनएससी बीएससी पर अपना अकाउंट नहीं खोल सकता है, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि उसकी फीस बहुत ज्यादा है और काफी मुश्किल काम है, और बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। तो क्या करते हैं, एनएससी बीएससी ने अपने छोटे छोटे ब्रोकर बनाए हुए हैं जो आपके बहुत सारे ब्रोकर हैं लिस्टेड, मतलब डिस्काउंट ब्रोकरेज भी हैं, नॉन डिस्काउंट ब्रोकरेज भी हैं। अब रोज आप ऐड देखते हो, ग्रो है, जीरोधा है, एंजिल ब्रोकिंग है, मोतीलाल ओसवाल है, और बहुत सारे हैं, फ्लायर्स है, पता नहीं कितने हैं, हजारों की तादाद में ब्रोकर्स हैं। तो ये सारे ब्रोकरों ने बेसिकली एनएससी बीएससी से प्लेटफॉर्म खरीद रखा है, और वो प्लेटफॉर्म फिर आपको देते हैं, कुछ चार्ज करते हैं, और फिर वो आपको बोलते हैं कि आप हमारे ऐप का, हमारी वेबसाइट का इस्तेमाल करके अपने शेयर को बेच सकते हो और खरीद सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ब्रोकर होता है वो आपको राइट टाइम, यानी कि जो आपका लाइव टाइम, लाइव प्राइस होता है बायर और सेलर का, यानी कि अगर कोई शेयर 50 रुपए 10 पैसे पे कोई सेलर बेचना चाहता है, और बायर जो है वो 50 रुपए 5 पैसे पे खरीदना चाहता है, तो वो आपको लाइव प्राइस दिखाते हैं, यानी कि 50 रुपए 5 पैसे पे बायर खड़ा है और 50 रुपए 10 पैसे पे सेलर खड़ा है। अगर बायर का दिल करता है कि मैं सेल कर देता हूं 50 रुपए, मैं बाई कर लेता हूं 50 रुपए 10 पैसे पे, तो वो अपना प्राइस बढ़ाएगा और वो खरीद लेगा। सेलर का दिल करता है यार चलो 50 रुपए इतना, 50 पैसे 5 पैसे इतना मैटर नहीं करते, मैं 5 पैसे कम करके इसको बेच देता हूं, तो वो बेच देता है। तो ये ब्रोकर का काम जो है बेसिकली वो सिर्फ आपको प्राइस दिखाना है, प्राइस को चेंज करना, चाहे आप बायर हो चाहे आप सेलर हो, ये काम जो है आप खुद करते हैं, आप उसमें एंट्री करते हैं सिस्टम में, ऐप में या वेबसाइट में, और आप मैच करते हैं बायर से या सेलर से, ताकि आप खरीद सकें या बेच सकें। ये जो प्रोसेस है, ये जो मैंने आपको पिछली बार दिखाया था पिछली वेबसाइट में, जब आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो ये कहलाती है प्राइमरी मार्केट, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, और ये जो बाद वाली है ये कहलाती है सेकेंडरी मार्केट। अब जो सेकेंडरी मार्केट है इसमें क्या कंपनी का कोई रोल है? नहीं, कंपनी का कोई रोल इसमें नहीं है।
इसमें कंपनी अपना 50 करोड़ 100 करोड़ जितना भी उनको बनाना था आईपीओ में, वो पैसा बनाकर वो लेकर निकल गए। अब उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारे शेयर का प्राइस कैसे ऊपर नीचे जा रहा है, क्या उससे उनकी कंपनी की फंक्शनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब आप यहां पर एक चीज नोटिस करो कि कभी कभी क्या होता है कि कंपनी का रिजल्ट आया या कंपनी का किसी के साथ टाई अप हुआ, कंपनी को कोई बड़ा ऑर्डर मिला। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी कोई बड़ी बात होगी तो कंपनी एक्सचेंज को बताती है। अब लोगों ने वहां पढ़ा एक्सचेंज पे जाके, कहां पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो मैं इंशाल्लाह आपको सब बताऊंगा। तो कंपनी ने वहां पर जाकर पढ़ा कि भाई इनको तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। अब आप इसको दिमाग में कैलकुलेट करिए, ऑर्डर मिला तो सेल्स बढ़ी, सेल्स बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा तो कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ा। तो क्या होगा, जो शेयर आज 50 रुपए का है, लोग उसको 60 रुपए में खरीदने में भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे, और अगर और बड़ा ऑर्डर हुआ तो 70 रुपए में भी हो जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होता है कि कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन जो है वो बढ़ती रहती है। हाँ, क्या हमेशा वैल्यूएशन बढ़ती है? ना ना भाई, वैल्यूएशन घटती भी है। कैसे? मान लो कंपनी ने लिखा भाई हमारे फैक्ट्री में आग लग गई, कंपनी ने लिखा भाई चाइना के साथ फड्डा हो गया, इंडिया का एक्सपोर्ट हमारा चाइना में था, अब इंडिया से चाइना हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे अपने प्रोडक्ट, तो हमारी सेल्स जो है वो कम हो गई। या मान लो हम अपना प्रोडक्ट यूक्रेन बेच रहे थे और यूक्रेन में हो गई जंग, तो अब हमारा सेल जो है वो कम हो गई। तो उससे क्या होगा, जो जिसके पास शेयर है वो क्या समझेगा कि भाई अब इनकी सेल जो है वो कम हो जाएगी, और सेल्स कम होने का मतलब क्या है, प्रॉफिट कम होना। हो सकता है कंपनी लॉस में चली जाए, और लॉस में हो जाने का मतलब क्या है कि कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो कम होगा। ठीक है भाई, क्लियर अभी तक सब कुछ? क्लियर 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 क्लियर। बताएं भाई बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, मुफ्ती साहब शुक्रिया बहुत बहुत कंफर्म करने के लिए। हाँ, अब आते हैं हम इंडेक्स पे। इंडेक्स क्या होता है? तो ये आपने बहुत सुना होगा भाई, ये इंडेक्स भाग रहा है, न्यूज़ देखोगे तो शेयर मार्केट का इंडेक्स जो है वो बहुत तेजी के साथ भाग रहा है, इन्वेस्टर ने इतने करोड़ लाख रुपए कमाए और ऐसा और वैसा, ये सब चीजें आप सुनते हैं। ये मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल दे। वो क्या है? एग्जाम्पल ये है कि जब आप बाजार से कोई चावल खरीदने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल चावल खरीदने जाते हो, तो आप अगर बल्क में चावल खरीद रहे हैं, है ना, तो आप सारे चावल तो चेक करते नहीं, आप रेंडमली कोई एक बोरी खोलोगे, उसमें से मुट्ठी भरोगे, चावल देखोगे, ये चावल सही है, मतलब सारे चावल सही हैं। आपने एक की जगह 2 बोरी खोल ली, 3 बोरी खोल ली, और आपने चेक किया चावल। आप मान लो सब्जी मंडी प्याज लेने गए, प्याज में देखा आपने, एक बोरी खोली, दूसरी बोरी खोली, प्याज सही है, सही है, सब बढ़िया है, का मतलब सारा माल सही है। ठीक है, ट्रक आया, ट्रक में आपने ऊपर से चेक किया। इसी तरीके से जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी, उन्होंने क्या किया, अपनी चावल की सैंपल की बोरी तैयार कर दी। उन्होंने ये कहा कि हम निफ्टी की बात करते, उन्होंने कहा कि हम 50 कंपनी की, जो सबसे बड़ी कंपनी है, उनकी एक लिस्ट बनाते हैं, और वो लिस्ट ये बताएगी कि ओवरऑल कंपनी कैसी, ओवरऑल शेयर मार्केट जो है वो कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि जरूरी नहीं है कि जैसे इंडेक्स काम कर रहा हो वैसे आपकी कंपनी जो आपने खरीदी है वो काम कर रही है। हो सकता है क्योंकि वो 50 कंपनी बड़ी कंपनी है, वो अच्छा काम कर रही हो, लेकिन जो कंपनी आपने खरीदी थी वो कंपनी क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं थी, उनकी सेल्स कम हो रही थी, प्रॉफिट कम हो रहा था, तो उसका तो प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन एवरेज जो निफ्टी का है वो प्राइस ऊपर जाएगा। दूसरी बात जो है वो ये है कि एनएससी और बीएससी यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स में जो कंपनी है, निफ्टी में है 50 और सेंसेक्स में है 30, ये चेंज होती रहती है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एनएससी वाले डिसाइड करते हैं कि इस 50 में से 2 कंपनी जो है हम बदल देते हैं, बीएससी में से वो डिसाइड करते हैं कि 30 में से 4 कंपनी हम बदल देते हैं। ये उनकी चॉइस है, वो कौन सी रखना चाहते हैं, उनका पूरा क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, और फिर वो उसको बदल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंडेक्स जो है वो काम करता है। और इंडेक्स क्या होता है, वो जो 50 कंपनी की लिस्ट है उसको कहलाते हैं, वो कहलाता है एनएससी का इंडेक्स,
और जो 30 कंपनी की लिस्ट है वो कहलाता है बीएसई का इंडेक्स। तो ये दोनों हो गए इंडेक्स। इंडेक्स की एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, तो आप में से माशाल्लाह सब किताब पढ़ने वाले लोग हैं, तो जब आप किताब पढ़ते हैं तो शुरू में इंडेक्स होता है, लिस्ट होती है कि कौन सा टॉपिक क्या क्या है, कैसा है, उसको भी इंडेक्सिंग कहते हैं, क्योंकि वो भी ये बताता है कि उस किताब के अंदर क्या है ना। तो इंडेक्स का मतलब अब आपको शायद समझ में आ गया कि क्या होता है। तालिब भाई का एक सवाल है कि वैल्यूएशन क्या होती है। तो वह तालिब भाई, वैल्यूएशन बेसिकली क्या होती है? वैल्यूएशन वो कीमत होती है जो एक्चुअल कीमत है। मतलब जैसे आप ये समझो कि सेब की मंडी में, सेब की मंडी में सेब जो है, क्योंकि सेब की आमद बहुत बढ़ गई है, सेब जो है वो बजाय 100 रुपए किलो के 20 रुपए किलो बिकने लगा 3-4 दिन के। बट क्या उससे सेब की जो खसूसियात हैं या सेब की जो क्या कहना चाहिए प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा? नहीं, क्योंकि सेब तो मतलब जो सेब की खसूसियात हैं उसका कीमत से कोई लेना देना नहीं। तो क्या है कि इंडेक्स गिरा यूक्रेन वॉर की वजह से, इस इसराइल वॉर की वजह से, या किसी और वजह से, इस मान लो कोई पॉलिटिकल कुछ ऐसा सिचुएशन हुई जिसकी वजह से इंडेक्स गिरा, और इंडेक्स गिरने की वजह से मार्केट में पैनिक मच गया और शेयर प्राइस डाउन होने लगा। ठीक है, तो जो कंपनी 50 रुपए पे अवेलेबल थी वो कंपनी आज 30 रुपए पे अवेलेबल है। बट क्योंकि आपने पहले से चेक किया है उसके फंडामेंटल, कैसे चेक करेंगे इंशाल्लाह उसकी भी बात करेंगे आगे। आपको पता है कि इसकी जो वैल्यूएशन है, इसका जो फेयर प्राइस है वो 50 रुपए है। तो अगर वो गिर के 30 रुपए आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने काम करना बंद कर दिया है, कंपनी की सेल्स बंद हो गई है, प्रॉफिट बंद हो गया है। नहीं, कंपनी तो वैसे ही काम कर रही है, और कंपनी के काम प्रॉफिट के ऊपर ही उसकी कीमत तय होती है। तो वो जो कीमत है वो उसकी वैल्यूएशन कहलाती है। ठीक है भाई। चलिए साहब, तो अब क्लियर है सबको यहां तक? कोई किसी का क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल है तो बताए। आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, मजे मजे में करेंगे, सब कुछ सीखेंगे। मैं बार बार कहता हूं, जब भी आप सीखने के लिए निकले, कुछ भी सीखने के लिए निकले, तो अपने ऊपर से अपनी ईगो का बोझ उठा उठा के फेंक दें, अपने आप को बच्चा समझें। जो आप तख्ती और क्या कहना चाहिए, कलम लेके सबसे पहले जैसे मदरसे में गए थे, या आप स्कूल लेके स्कूल अपना बैग लेके गए थे, उसी तरीके से आप जो हैं आज भी समझें। अगर आप शर्म करेंगे, झिझकेंगे पूछने में, तो यकीन मानिए आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं सीखेंगे। ठीक है, और ये फील्ड ऐसी है कि आप मुझसे 10 सवाल पूछें, मैं 10 में से शायद 6 के जवाब दे पाऊँ, 4 के जवाब नहीं दे पाऊंगा। जबकि मुझे ऑलमोस्ट 20 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए इस फील्ड में। ये फील्ड ऐसी है कि लोग अपनी उम्र लगा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि मुझे सब कुछ आता है। तो मैं अगर ये कहूँ कि मुझे सब कुछ आता है तो मैं बहुत बड़ा अहमक हूँ, मुझे सब कुछ नहीं आता है। तो आप बिल्कुल ये ना समझें कि अगर आपको नहीं आता है तो कोई बहुत बड़ी बात है। भाई बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नहीं आता है, मुझे खुद बहुत कुछ नहीं आता है। तो आप पूछते रहें, पूछते रहें, जितना ज्यादा पूछेंगे उतने आपके डाउट क्लियर होंगे। तो एक सवाल आया है अरशद भाई का, तो जो कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा हो तो उसका मतलब यह है कि वो कंपनी बहुत प्रॉफिट पर है? नहीं अरशद भाई, ऐसा नहीं है। मैं आपको इंशाल्लाह, थोड़ा सब्र करिए, आगे बताऊंगा कि कंपनी का प्राइस जो है वो आप कैसे देखें कि वो सही है, कम है या ज्यादा है। ठीक है, इंशाल्लाह इसकी बात हम फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये स्लाइड है कि हमने, अब आप लोग थोड़ा सा सरप्राइज होंगे कि बातों बातों में, मजाक मजाक में हमने क्या सीख लिया। ठीक है, आज हमने क्या क्या सीखा। तो असल में एक साहब से बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत है, क्या नोट्स बनाए, कैसे नोट्स बनाए। तो उससे मुझे ये आइडिया मिला कि मैं इंशाल्लाह हर सेशन के बाद में ये कोशिश करूंगा कि कुछ कीवर्ड्स या कुछ जो चीज़ें हमने सीखी हैं उनकी लिस्ट मैं आपको दूं, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने क्या बातें करी हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम जो मैं बताऊं आपको कि हमने क्या क्या सीखा है अभी तक, उसमें सबसे पहले जो है वो है कैपेसिटी एक्सपेंशन क्या होता है, नंबर 2 डेट क्या होता है, ठीक है, नंबर 3 स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होता है, बीएससी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, और लिस्टिंग क्या होता है। तो आज हमने जो पूरा का पूरा सेशन था उसमें ये सारी चीजें हमने सीखने की कोशिश करी थी कि क्या कहना चाहिए,
ये चीजें जो हैं वो हमने सीखी हैं। जकरिया भाई, आई एम बिट सरप्राइज कि आप ये नहीं देख सकते हो कि एनएससी पे खरीद के और बीएससी पे बेच सकते हो, थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। ये अलाउड होता है। तो आपने अगर कोई शेयर, आप अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो मंडे में आप कोई भी शेयर जो दोनों पे लिस्टेड हो, एनएससी और बीएससी, आप एनएससी पे खरीदिए और ट्यूसडे में आप या वेडनेसडे में जब वो आपके अकाउंट में आ जाए तो आप उसको बेचिए दूसरे एक्सचेंज पे, तो आप बेच देंगे। बाइंग में भी चॉइस होती है, सेलिंग में भी चॉइस, इसलिए क्योंकि आपका शेयर जो है वो डिपॉजिटरी में जाता है। एनीवे, तो ये सारी चीजें आपने आज सीखी हैं। तो ये बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि आप आने वाले एक हफ्ते इन सब के ऊपर काम करिए कि क्या ये आपको समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई तो आप बार बार वीडियो देखिए, आप पूछिए, कमेंट में पूछिए, अपने आसपास वालों से पूछिए, गूगल करिए। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा अगर आप कमेंट में पूछेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि आप खुद भी एफर्ट डालिए, क्योंकि मैंने ये एक्सप्लेन करा है, ये सारी चीज़ें मैंने आज के सेशन में एक्सप्लेन करी हैं, तो आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई तो आप कोशिश करिए, समझ में आ जाएंगी, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। बट आज का टॉपिक जो था वो इन्हीं सारे चीज़ों के ऊपर फोकस था। लास्ट की स्लाइड है वो ये है कि आप पैसा कमाने के लिए मत सीखिए, आप सीखने के लिए सीखिए, पैसा खुद ब खुद आए। ठीक है? पैसे के बारे में अभी बिल्कुल भी मत सोचिए, बिल्कुल भी मत सोचिए कितना कमा सकता हूँ, कैसे कमा सकता हूँ, क्यों कमा सकता हूँ। जब आप पहली क्लास में जाते हो तो आप ये थोड़ी सोचते हो कि मैं पायलट बन के हवाई जहाज कैसे उड़ाऊंगा, या मैं डॉक्टर बन के ट्रीटमेंट कैसे करूंगा, या मैं हाफिज बन के और कैसे तरावी पढ़ाऊंगा, या मैं मुफ्ती बन के फतवे कैसे दूंगा। आप पहले, अभी पहली क्लास में हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ सीखने के ऊपर ध्यान दीजिए। आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, आप अपने जज खुद हैं। मैंने सबसे पहले शुरू में बताया था, आप अपने साथ ईमानदार रहिए। आप अगर अपने साथ ईमानदार हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इंशाअल्लाह जब हम ये बैच ख़त्म करेंगे तो ये बैच के ख़त्म होने के बाद आप ये कह सकेंगे कि मुझे पता है शेयर मार्केट कैसे काम करती है और मैं शेयर मार्केट से पैसा कमाना जानता हूं। ठीक है? आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि कितना, कैसे, कब और कहाँ कमाया जाए। ठीक है? मुझे पता है, तब आप बोलेंगे मुझे पता है शेयर मार्केट में पैसा कमाने में क्या रिस्क है, कहाँ मुझे लॉस हो सकता है, कहाँ मुझे फायदा हो सकता है, ये बात मैं जानता हूं। तो ये जो बेसिकली लोगों का मिजाज होता है या सोच होती है कि भाई मैं शेयर मार्केट में आया हूं तो पैसा कमा लूं, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। आप 10 साल 20 साल मेहनत करते हो, कोई कोर्स करते हो, तब जाके आप इस काबिल होते हो कि कोई कंपनी आपको 5,000 10,000 15,000 रुपए दे। शेयर मार्केट में आप आते हो और आने के बाद अगले दिन से सोचते हो कि भाई अगले दिन से मैं पैसा कमाने लगूं, और वो भी कितना कमाऊं, 10% 20% पर मंथ। भाई ऐसा नहीं होता है, ये एक मुश्किल काम है। तो आप थोड़ा सा स्लो स्लो चलिए। तालिब भाई, मैं इंडेक्स फिर बता देता हूँ, इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स होती है एक लिस्टिंग बेसिकली। एक कंपनी ने 50 कंपनी की लिस्ट बनाई, निफ्टी ने 50 कंपनी की एक लिस्ट बनाई है, और वो ये कहती है कि भाई ये हमारा इंडेक्स है। मतलब वो सारे के सारे जो ऊपर या नीचे की तरफ भागते हैं, तो निफ्टी ऊपर और नीचे की तरफ भागता हुआ आपको दिखता है। तो निफ्टी जब भागता है तो एक कंपनी नहीं भाग रही है, उस सारी कंपनियों का एवरेज आप मान के चलो कि वो एवरेज करके भाग रही है। लेकिन वो एवरेज भी नहीं होता है, हर कंपनी का अलग अलग वेटेज होता है। जैसे मान लो एचडीएफसी का 10% होगा, किसी और का कुछ किसी और होगा। असल में मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाह रहा हूं, ताकि क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग वेटेज होता है, और उसी हिसाब से इंडेक्स जो है वो ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता है। ऐसे ही बीएससी में है, तो सेंसेक्स जब ऊपर या नीचे की तरफ जाता है तो वो जो 30 कंपनी जो परफॉर्म कर रही हैं, उन कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर वो ऊपर या नीचे जाता है। बट उसके अलावा जितनी कंपनी परफॉर्म कर रही हैं, उनका सेंसेक्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता है। मेरे ख्याल से तालिब भाई अब आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ साहब आज का क्या कहना चाहिए, सेशन खत्म होता है। जजाक अल्लाह भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। आप लोग मेरी उम्मीद से ज्यादा आज अटेंडेंस थी। अगर आपको लगता है कि कोई आपका जानने वाला सीखना चाहता है और जुड़ना चाहता है तो आप उनको बताएं कि वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सेशन इंशाल्लाह अगले हफ्ते होगा, किस दिन होगा यह मैं डिक्लेयर कर दूंगा चैनल पर।
जो लोग पहले से मार्केट में हैं वो बहुत सारी मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं मार्केट में, वो आप देख सकते हैं। एक मैंने वर्कशॉप करी थी 3 दिन की, जो मल्टी बैगर के लिए थी, तो वो आप वो भी देख सकते हैं। मैं फिर बता दूं, मैं बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, मैं लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करने में बिलीव करता हूं। मैं कभी भी बाई सेल की बात नहीं करूंगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। और इसी के साथ जज़ाक अल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। निफ्टी 50 को कौन सेलेक्ट करता है? निफ्टी 50 को एक्सचेंज सेलेक्ट करता है इंग्लिश भाई। और क्या कहना चाहिए, वो उनका एक क्राइटेरिया है बेसिकली सिलेक्शन का, उसी के हिसाब से वो कंपनी में निफ्टी 50 में चेंजेस लाते हैं। ठीक है, तो आप लोग से दुआओं की दरख्वास्त है, और इसी के साथ अल्लाह हाफिज, शब बखैर। दुआओं में मुझे याद रखिएगा ख़ास तौर से, मेरी बहन को ख़ास तौर से याद रखिएगा, मेरे वालिदैन को याद रखिएगा। मुझे आपसे दुआओं की ही उम्मीद। अल्लाह हाफिज।